हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाला है निविदा अथवा निर्ख मूल्य यानी कि टेंडर प्राइस। ठीक है दोस्तों, टेंडर प्राइस क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि कभी बड़े बड़े आदेश आते हैं कि रोड बनाना है, हाईवे बनाना है या ओवर ब्रिज बनाना है दोस्तों। तो ओवर ब्रिज बनाने के लिए एक टेंडर प्राइस निकाला जाता है, मतलब निविदा मूल्य निकाला जाता है, जिसपे उसको अखबार में छपाया। पहले अखबार में छपाया जाता, अब तो ऑनलाइन काम हो गया है। जो अखबार में छपाया जाता था, जिससे क्या होते थे कि जो कम मूल्य देते, जो मतलब कम मूल्य पर उसका काम कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि 1,80,000 रुपये का हमारा टेंडर आया, तो जो 1,70,000 में कर दे उसी को टेंडर प्राइस दिया जाता था। या फिर इससे इसे और भी कम, जैसे 1,69,000 ही कोई काम सरकार करने के लिए, तो उसको दिया जाता था। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट, क्या दोस्तों, अपना प्रोडक्ट भविष्य में जो टेंडर पे काम करने वाला है उस टेंडर का मूल्य, देखिए इसमें जो भी मूल्य निकाला जाता है कॉस्ट अकाउंट में, एक खासियत है, जो भी आप मूल्य निकालते हैं उस मूल्य का एक क्या होता है कि वो एक अनुमानित मूल्य होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुमानित मूल्य, यानी अनुमान लगाया जाता है कि हमारा कॉस्ट इतना आ सकता है इस टेंडर प्राइस में। किसने में दोस्तों? इस टेंडर में हमारा कॉस्ट इतना आ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना वस्तु बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका प्रोडक्ट इक्वल टू उसका तो कॉस्ट जितना लगा है उसके साथ साथ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट प्राप्त कर ले। क्या कर ले? प्रॉफिट परसेंट प्राप्त कर ले। वह उसका क्या होता है? निविदा मूल्य होता है, टेंडर प्राइस होता है। इस टेंडर प्राइस को निकालने के लिए दोस्तों, टेंडर प्राइस को निकालने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष खर्चे। देखिए, यदि आप टेंडर प्राइस, इसको मिटा दे रहे हैं, यदि टेंडर प्राइस का आप गणना करते हैं तो सबसे पहले आप प्रत्यक्ष खर्चों को आपको शामिल करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे खर्च हैं जो सीधे आपके प्रोडक्ट से संबंध रखते हैं। किससे? सीधे प्रोडक्ट से संबंध रखते हैं। इसलिए इनका, अगर इसकी बात करें हम कि अगर टेंडर प्राइस में इसकी क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता में दोस्तों देखिए, सामग्री के साथ, क्या दोस्तों, सामग्री के साथ जो प्रत्यक्ष व्यय है, प्रत्यक्ष श्रम है, उन सब का एक निश्चित प्रतिशत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों? इन सब का एक निश्चित प्रतिशत। इन सब में एक निश्चित, देखिए सबको लिख देते हैं, उसके बाद एक ही बार सबको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है? कारखाना ऊपरी व्यय। क्या है दोस्तों? कारखाना ऊपरी व्यय। मेरे कहने का मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर है कार्यालय ऊपरी व्यय। क्या है दोस्तों? कार्यालय ऊपरी व्यय। ठीक है दोस्तों, क्या है? कार्यालय ऊपरी व्यय। और चौथा नंबर हमारा क्या है दोस्तों? तो बिक्री व वितरण ऊपरी व्यय। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऊपरी व्यय। और पांचवा नंबर हमारा लास्ट इसमें क्या है? लाभ की गणना। इन सभी मदों को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो जैसे हमने बताया कि प्रत्यक्ष खर्चे बहुत जरूरी होता है टेंडर प्राइस का अनुमान लगाने के लिए, उसी तरह से कारखाना ऊपरी व्यय। तो दोस्तों, जैसे कि आप निविदा मूल्य इसमें पर जो प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको में आप जब निविदा मूल्य की जब गणना करेंगे, तो इसमें जो सामग्री होती है, जो सामग्री प्लस जो डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष लेबर होते हैं, यानी डायरेक्ट लेबर, जो प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष खर्चे, मतलब कि क्या होते हैं दोस्तों? जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इन दोनों के बीच, ये सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष खर्च के बीच एक निश्चित प्रतिशत की गणना की जाती है। किसकी? एक निश्चित प्रतिशत की। उसी के आधार पे आगे आपको टेंडर प्राइस की गणना करनी होती है। दूसरा आता है, देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि कारखाना ऊपरी व्यय। तो कारखाना ऊपरी व्यय को, ये देखिए, जो सामग्री आती है, जो प्रत्यक्ष श्रम आती है, इसके साथ, यानी कि श्रम के साथ, डायरेक्ट लिखिए आप, श्रम के साथ श्रम प्लस कारखाना ऊपरी व्यय। ठीक है दोस्तों, कारखाना ऊपरी व्यय का
एक निश्चित भी इन दोनों इन सब का देखिए बोले लिख दे रहे उसके बाद से समझा देंगे आपको। उसके बाद से है कार्यालय, इसको लिखिए कारखाना ऊपरी व्यय प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस कार्यालय ऊपरी व्यय, कार्यालय कार्यालय ऊपरी व्यय। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आता है बिक्री, इसके बारे में बाद में हम बताएंगे, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये केवल आपको याद रखना है प्रत्यक्ष खर्च जो सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष खर्च के साथ एक निश्चित प्रतिशत ज्ञात की जाती है। उसी प्रतिशत के अनुसार हमें टेंडर प्राइस की गणना करने में इसी के अनुमान से, इसी के प्रतिशत के आधार पर हमें अनुमान लगाया जाता है कि आगे चलकर हमारा जो प्रत्यक्ष एक्सपेंस है यानी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो किस प्रकार से आएंगे। उसके बाद आता है कारखाना ऊपरी व्यय। तो कारखाना ऊपरी व्यय इसमें का जो श्रम है, जो ऊपर वाला जो डायरेक्ट एक्सपेंस का जो श्रम है उसके साथ इस कारखाना ऊपरी व्यय का 1% निश्चित रूप से परसेंट निकाला जाता है। सभी का एक निश्चित परसेंट निकाला जाता है, इन सब का एक निश्चित परसेंट निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन सब का एक निश्चित परसेंट निकाला जाता है। और उसके बाद इस कारखाना ऊपरी व्यय के साथ इस तीसरे नंबर में जो कार्यालय ऊपरी व्यय है इन सब का भी एक निश्चित प्रतिशत निकाला जाता है। जब इन सब का एक निश्चित प्रतिशत निकल जाएगा उसके बाद आपको अगले जो टेंडर प्राइस की गणना करनी होगी उसमें बहुत आसानी होगी और बहुत प्यार से आप इसका गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात मेरे समझ में आ गई। अब देखिए आते हैं हम बिक्री व वितरण ऊपरी व्यय के लिए। तो इसकी गणना दोस्तों, इसकी गणना बिक्री लागत पर यानी लागत की बिक्री पर या फिर बिक्री पर इसकी गणना की जाती है। किसकी? बिक्री व वितरण ऊपरी व्यय की गणना। जो बिक्री करने में कितना आपका लागत हुआ, अरे जैसे कि हमने सिंगल यूनिट में आपको क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें जिस तरह से हमने जो बेचे गए माल पे जो एक्सपेंस जो किया था, जो खर्च किया था, जो हमने कॉस्ट लगाया था उसी को जो निकाला जाता है सेम वही है, बात वही है, बस थोड़ा सा इसमें टॉपिक चेंज है। उसी को हमें इसमें भी निकालना है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो बिक्री वितरण ऊपरी व्यय है ये हमें बिक्री कॉस्ट पर निकालना है या बिक्री लागत पर निकालना है। क्या दोस्तों? बिक्री लागत यानी बेचते समय जो हमारा लागत लगा उसके आधार पर इसको निकालना है। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम पहुंचते हैं 5वां नंबर, सबसे वीवीआई और पूरे चैप्टर को ढूंढने वाला है ये लाभ की गणना। तो लाभ की गणना करने के लिए दोस्तों दो मुख्य बिंदु को ध्यान देना होता है। इसको हम मिटाते हैं। लाभ की गणना करने के लिए दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक और वीवीआई पॉइंट है वो है हमारा लागत मूल्य पर। क्या दोस्तों? लागत मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, लागत मूल्य पर गणना करने के लिए दोस्तों आपको लेना है लाभ के बराबर। लागत मूल्य पर हमें क्या किस चीज की गणना करनी है? लाभ को। तो लाभ करनी है कुल लागत गुणे क्या? प्रतिशत दर। यहां पे प्रतिशत लिख देना डायरेक्ट, लाभ प्रतिशत। क्या दोस्तों? लाभ प्रतिशत। और इसके जस्ट बाटा में क्या करना है आपको? इसके बाटा में 100 कर देनी है। क्या करनी है? 100। ये हमारा लागत मूल्य पर लाभ की गणना। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा क्या, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना। विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना। तो विक्रय मूल्य पर लाभ करने के लिए दोस्तों लाभ इक्वल टू कुल लागत, इसमें भी वही होगा, कुल लागत गुणे लाभ प्रतिशत। क्या होगा दोस्तों? लाभ प्रतिशत बट्टा 100 माइनस लाभ प्रतिशत। 100 माइनस लाभ प्रतिशत। समझ में आया दोस्तों? ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमें बिक्री करने के लिए सबसे पहले हमारा कुल लागत तो मिल ही जाएगा, उसके बाद से लाभ मिल जाएगा। उसके बाद से जब हम इसमें से लाभ जब घटा लेंगे तो हमारा कुल लागत नहीं प्राप्त हो जाएगा। उसी के आधार पर सेम निकालने के लिए कह रहा है। इसी के आधार पर चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। मेरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? मान इसको मिटा दे रहे हैं या फिर आने दीजिए। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए टोटल कॉस्ट हमारा कितना है दोस्तों? 1,80,000 रुपया है। कितना है दोस्तों? 1,80,000 रुपया।
और इसका प्रॉफिट कितना है दोस्तों, तो प्रॉफिट है मात्र 10%। कितना है दोस्तों, 10%। तो देखिए अब हम इस पे गणना करते हैं। तो इस पे जैसे गणना करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल लागत कितना है दोस्तों यहाँ पे, यानी टोटल कॉस्ट कितना है दोस्तों, 1,80,000 रुपया है, इतना ही ना है। और गुणे प्रतिशत कितना है, 10% है। और बट्टा कितना हमें लेना है, 100 लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसमें बच गया 1800 गुणे 10 कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18,000 रुपया हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमें विक्रय पर निकालना है, तो टोटल कॉस्ट हमें यहां लेनी होगी। बस यही बात है, यहां पे इसको मिटा दें। और देखिए टोटल कॉस्ट में हमें निकालनी है, तो 1,80,000 क्या है हमारा टोटल लागत है, गुणे कितना, 10% हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और इसके साथ इसमें क्या क्या हमने शुद्ध फॉर्मूला में लिखा है, 100 माइनस लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10 है। इक्वल टू कीजिए, यानी कि यहाँ पे 1,80,000 ठीक है, गुने 10 बट्टा 90 हो जाएगा दोस्तों। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम। और देखिए 90 दूना 180 आप कर सकते हैं कि नहीं, 90 दूना 180 तो बराबर कितना होगा, 10 दूना 20, यानी कि 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। यही हम लागत पे अगर लाभ निकाल रहे थे, तो हमारा लागत पर 10% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो रहा था, 18,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा था। वही हम विक्रय मूल्य पर निकाले, तो विक्रय मूल्य पर हमारा कितना हो रहा है, 20,000 प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अगला हम वीडियो लेकर आएंगे जब टेंडर कोई लेता है एसी कूलर बनाने के लिए या फिर टीवी बनाने के लिए, यानी अनेक प्रकार के अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए, वो किस प्रकार से उनकी गणना की जाएगी, किस प्रकार से उसकी आगे क्रिया की जाएगी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।